हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ही अगले टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। हमने अब तक थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे इस टॉपिक के और आपको पसंद आए होंगे। आपने लाइक और शेयर किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो अब कर लें। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब ये भी आपके यूट्यूब पर अपलोड हो जाए तो आप इसको लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कोई और वीडियो टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो तो आप उसको देख पाएँ। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। कुछ समय बचाने के लिए मैंने आज के जो पोस्टुलेट्स हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के वो लिख लिए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। तो देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमने कल बात की थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, जो हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी उन दो चीजों के कारण नए मॉडल की जरूरत पड़ी। तो नील्स बोहर ने जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, मतलब उन्हीं के नाम से इस एटॉमिक मॉडल को जाना जाता है, उन्होंने मॉडल जो है 1932 में नहीं 1932 नहीं 1922 में इनको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला, है ना। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला तो जो उनका रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी थी उसी के बारे में बात की। तो उसको उन्होंने सही करने के लिए उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सेल्स में या एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं ना। जैसे पहला पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑब्लिक सेल्स ऑब्लिक एनर्जी लेवल्स, है ना। जो ऑर्बिट्स, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं को सेल्स कहा गया और इन्हीं को एनर्जी लेवल्स कहा गया। ठीक है, सेम चीज है, चाहे जब भी आपको यहां बात की जाए ऑर्बिट्स की, सेल्स की या एनर्जी लेवल्स की, वो एक ही बात है। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये एक सेल है, ऑर्बिट या सेल कह दीजिए, दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है ना। तो इस तरह से ये जो है सेल्स इसमें सर्कुलर है ना। ये न्यूक्लियस जो आपका सेंटर में है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है बाय हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अलावा उन कंपोजिशन नहीं बताई कि उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये फिर बाद में डिस्कवर हुआ। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सेल्स में, एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट क्या है, ईच ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल इज स्टेशनरी एंड हैज डेफिनेट एनर्जी। जो हर एक ऑर्बिट है या सेल है या एनर्जी लेवल है, इनकी जो ये तो स्टेशनरी है, ये मूवेबल नहीं है, एक फिक्स पाथ है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, और ये फिक्स है यानी स्टेशनरी है, और इनकी एक डेफिनेट एनर्जी, हर एक जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड, दे हैव सम फिक्स्ड और डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, डेफिनेट और फिक्स्ड एनर्जी है उनकी। तो दैट मींस आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर है। ईच ऑर्बिट इज स्टेशनरी एंड डेफिनेट एनर्जी, इट हैज डेफिनेट एनर्जी। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, बोहर लेबल्ड दीज ऑर्बिट्स, सेल्स और एनर्जी लेवल्स एज क्वांटम नंबर। इन एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स को या सेल्स को उन्होंने क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किया। और जो n है ये 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे हो सकता है। और इसके अलावा इनको दूसरा नाम से भी जाना जा सकता है, दिस n इज इक्वल टू 1, यानी इनर मोस्ट जो है इसको हम क्या देते हैं, k। फिर n इज इक्वल टू 2, l, थर्ड, m, फोर्थ, n। तो k l m n, यानी इनर मोस्ट ऑर्बिट है k, यानी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 कहिए या k सेल या ऑर्बिट कहिए। दूसरी l यानी
जो n इजिकल टू 2 और l थर्ड m और फोर्थ n, यानी के एल एम एन। इस तरह से आगे नंबरिंग कर सकते हैं। आपको इतना बहुत जरूरी, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। चार तो आपको 3 या 4 ऑर्बिट बनाने के लिए आपको आ सकता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द 3 ऑर्बिट्स ऑफ बोहर या बोहर्स ऑर्बिट फॉर n इजिकल टू 1 to 3 और n इजिकल टू के एल एम एन, के एल एम, ठीक है। 3 या 4 के लिए भी कह दें के एल एम एन, और 1 2 3 4 n जो है उसके लिए बोहर का जो आपका मॉडल का जो आपका ऑर्बिट है वो ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स हैं, इससे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोहर ने इन एनर्जी लेवल्स को, इन डिस्क्रीट या डेफिनेट एनर्जी वाली सेल्स और ऑर्बिट्स को उन्होंने क्वांटम नंबर से डिनोट किया, ठीक है। और क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? क्वांटा क्या होता है? जैसे एनर्जी का पैकेट है फोटोन, फोटोन इज आल्सो क्वांटा, क्वांटा और फोटोन इज फिक्स्ड एनर्जी पैकेट, मिनिमम एनर्जी का पैकेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, एनर्जी का एक तरह से क्वांटाइजेशन कर दिया, है ना। ये आप जैसे हायर 11th क्लास के लेवल पर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 के अकॉर्डिंग तक आप इतना जान ले तो बहुत, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स भी आप ज्यादातर डिटेल में 11th में ही जानेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी फिक्स है, यानी क्वांटाइज कर दी उन्होंने, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है हर एक ऑर्बिट की या सेल की या एनर्जी लेवल की वो फिक्स है, ठीक है। तो ये थर्ड जो आपका पोस्टुलेट है क्लियर हो गया होगा। बोहर लेबल्ड दीज ऑर्बिट सेल्स और एनर्जी लेवल्स एज द क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n और विच मे बी 1 2 3 4 और KLMN, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने एक और बात बताई, क्योंकि जब जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और जो वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, और जो एक्सेलरेटेड चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है और कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी कम होती जाती है और वो एक टाइम में न्यूक्लियस से टकरा जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक तो एक फिक्स कर दिया, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। वही उसी बात को काटने की प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमेगा, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा उस ना तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स, सेल्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। यानी हर एक जो, जैसे ये है के एल एम एन, ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स, सेल्स और एनर्जी लेवल्स हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में, सेल्स में और एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता रहेगा, वो एनर्जी ना तो एब्जर्व करेगा ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अब वो न्यूक्लियस में कोलाइड नहीं करेगा, है ना। और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन तभी पॉसिबल है जब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको चारों पोस्टुलेट जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के क्लियर ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यू कैन नोट बाय पॉजिंग द वीडियो, इजीली आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को एक बार हम दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, क्लियर आपको शायद समझ में ना आया हो। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक तो ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ठीक है। और इसको हम ये कह दें के एल एम और एन, और यू कैन से एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपके जो है एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया कि न्यूक्लियस, हाँ इसको भी आप लेबल कर दें, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये ऑर्बिट्स जो फिक्स एनर्जी की, एकदम डिस्क्रीट एनर्जी या फिक्स्ड एनर्जी की जो ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ना रेडिएट करेगा। तो इनका नाम हो गया के एल एम एन, कंटिन्यूसली के एल एम एन, इसी ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 अंदर से बाहर की तरफ, 1 2 3 4 और के एल एम एन,
यानी कंटिन्यूअसली अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है उसके आगे भी अगर है तो KLMNOP, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो भी फिक्स है। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 8, 18, 32, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है फर्स्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसमें दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। तीसरी में कितने आएंगे, 18। चौथी में कितने आएंगे, 32, ठीक है। इसका 2n स्क्वायर फार्मूला होता है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी चलो देख ही लें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। और n अगर 1 है, n अगर 1 होगा तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना आ गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये आ गया बात क्लियर। 2 अगर 2 हो यानी n की वैल्यू 2 कर दें, 2 स्क्वायर यानी 4, यानी आ गया 8, ठीक है, ये भी क्लियर है। ऐसे ही n इजिकल टू 3 डालें तो ये आपका हो गया 3 स्क्वायर यानी 9, यानी 2 इंटू 9 18, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह फोर्थ में 4 स्क्वायर यानी 16 दैट इज 32, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ठीक है। 2n स्क्वायर, n है, n क्या है, ऑर्बिट का नंबर, ये फार्मूला आपका ध्यान रखिए, 2n स्क्वायर। तो आई थिंक आपको पूरा जो ऑर्बिट है, बोहर ऑर्बिट है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, बोहर ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि तो बोहर ने ये मॉडल दिया। तो बोहर के जो ऑर्बिट्स हैं, और ये सर्कुलर है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इनमें 3D की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑर्बिट्स है। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, स्फेरिकल बात नहीं कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है ना, ये सर्कुलर पाथ बता है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड सर्कुलर पाथ है, यानी 2 डायमेंशनल मॉडल है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो 2 डायमेंशनल नहीं होता। तो आगे आपके लेवल पर जो 9th क्लास में ये 3 ही मॉडल्स हैं, और तीनों जो एटॉमिक मॉडल्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें बस एक लिमिटेशन भी एक डिस्कस कर लें, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक यही है कि फेल्ड और अनेबल टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, है ना। एटम का उन्होंने मॉडल दे दिया, लेकिन मॉलिक्यूल्स किस शेप में एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह का किस मॉलिक्यूल का शेप होगा, इसके बारे में बोहर्स एटॉमिक मॉडल मौन है एकदम। तो इसलिए हमें मॉलिक्यूल्स की शेप, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है मिनिमम अगर स्टेबल स्टेट में, तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसको भी फिर हमें कुछ रिफाइन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। और ये जो है आगे 11th क्लास के लेवल का भी अगर आपको जानना है तो जब 11th क्लास के इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देखेंगे, तो यू कैन इनहांस योर नॉलेज। और भी बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं, बट वो क्योंकि टॉपिक आपके है नहीं तो वो अननेसेसरी जो वीडियो है लंबा हो जाएगा, और आपके लेवल का भी, है ना। अगर आप जानते हैं, नाम मैं बताता हूँ, आप सर्च करना, स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखें, 9th क्लास के लेवल तक इतना ध्यान रखें कि फेल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स हैं उनको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो भी पोस्टुलेट्स हैं और लिमिटेशन है, और मॉडल में एक्चुअल में जो बोहर्स ऑर्बिट है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे अनआंसर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो आप अपलोड हो वो आप देख पाएं, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू एवरीवन।